498 ए का जो प्रोविज़न है वो वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल 498 ए का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ वाइफ के द्वारा किया जाता है। ऐसे में आजकल वाइफ कंप्लेंट करते समय इस बात का बहुत ध्यान देती है कि कंप्लेंट में ड्राफ्टिंग के टाइम ऐसा कोई भी लूप होल ना रहे जिससे हस्बैंड केस जीत जाए। और जो वाइफ है वो अच्छे से अपनी कंप्लेंट को एक एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाती हैं और ध्यान रखती हैं कि 498 ए के जो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी इंग्रेडिएंट्स उसकी कंप्लेंट में हो। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। इस केस में भी वाइफ अपनी कंप्लेंट को बहुत अच्छे से तैयार करवाती है, उसकी कंप्लेंट बहुत अच्छी होती है और उसमें 498 ए के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट जो है वो 498 ए के केस को खत्म कर देती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी पति के खिलाफ जो 498 ए की एफआईआर होती है उसको क्वैश कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी जजमेंट के बारे में जानेंगे क्या है इस जजमेंट के फैक्ट्स और कैसे ये जजमेंट आपके बहुत काम आ सकती है और कैसे आप 498 ए का केस आसानी से जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया था उसका नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2024 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में हस्बैंड अचिन गुप्ता और वाइफ तनु गुप्ता की अक्टूबर 2008 में शादी होती है और शादी के लगभग 10 साल तक वो कपल्स एक साथ रह रहे होते हैं और मार्च 2012 में उनका एक लड़का भी होता है। लेकिन उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जुलाई 2019 में अचिन गुप्ता अपनी वाइफ के खिलाफ डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं और वो भी क्रुएल्टी के ग्राउंड पे। लेकिन इसके बाद जो हस्बैंड है वो डिवोर्स की पिटीशन को विड्रॉ कर लेते हैं, ये कहते हुए कि अपने माइनर चाइल्ड को घर पर छोड़कर उनके लिए डेट्स पर हिसार कोर्ट में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अक्टूबर 2020 में तनु गुप्ता की मदर इन लॉ वो उसके अगेंस्ट एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल करती है, जिसके कुछ टाइम के बाद वाइफ 2021 में अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ 498 ए की एक एफआईआर करती है। अब इसके बाद पुलिस इस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस है वो हस्बैंड और मदर इन लॉ को इस एफआईआर में इंक्लूड करती है और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को इस एफआईआर से निकाल देती है। जिसके बाद हस्बैंड ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाते हैं और इस एफआईआर को क्वैश करने की पिटीशन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट हस्बैंड की पिटीशन को क्वैश करने से मना कर देते हैं, उसकी पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं, ये कहते हुए कि एफआईआर को सिर्फ पढ़ने से ही ये पता लग रहा है कि हस्बैंड ने डाउरी डिमांड की है, वो अपनी वाइफ से मारपीट करता है और इसके अलावा वो अपनी वाइफ को मेंटली टॉर्चर भी करता है और इसलिए जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो उस एफआईआर को क्वैश करने से मना कर देती है। लेकिन जो हस्बैंड है वो कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में वाइफ के साइड से ये आर्ग्यूमेंट होते हैं कि जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मुझे यहाँ पे मेरी सास और मेरे पति द्वारा बहुत ज्यादा ताने दिए जाते थे कि तुमने बहुत ही कम दहेज दिया है। और जो मदर इन लॉ है वो ये कहती हैं कि हमारे लड़के की तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह थी और इसके लिए तो बहुत अमीर अमीर घर से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमने इसकी शादी तुझसे की और तुम्हारे साइड से कोई भी दहेज नहीं आया है और तुमने शादी में कुछ भी खर्चा नहीं किया है। और हस्बैंड और मदर इन लॉ जो है वो एक कार की मांग वाइफ से करते हैं कि तुम्हें अपने घर से कार लेके आनी होगी, नहीं तो हम तुमको टॉर्चर करते रहेंगे। इसके अलावा वाइफ का ये कहना होता है कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो एक टीचर हैं, तो वो सुबह 8 बजे अपने स्कूल में चली जाती थी और पीछे से सारा जो काम है घर का एक एक काम मैं खुद करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। लेकिन जब मेरी सास काम से वापस आती है और वो मेरे काम को देखकर उसमें हमेशा कमियां निकालती हैं, ताने देती है कि तुम्हें कुछ भी काम करना नहीं आता है, और मैं अगर कुछ भी खाना बनाती हूँ तो उसमें गलतियाँ निकाल कर मुझे बहुत ज़्यादा ताने देते हैं और मुझे कहते हैं कि तुझे कुछ भी करना नहीं आता है और मुझे मेंटली इस तरीके से भी हैरेस करते हैं। और उसके अलावा मदर इन लॉ कहती हैं कि हमारे यहाँ पे शादी के बाद साड़ी पहनी जाती है और जब मैं मना करती हूँ कि साड़ी में मुझसे काम
काम नहीं होता है तो उसके बाद वो मुझे ताने देती हैं और मेरे साथ मारपीट भी करती हैं। इसके अलावा मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो मुझसे गोल्ड बैंगल्स की मांग करती है और कहती है कि मुझे अपने मायके से गोल्ड बैंगल्स अपनी सास के लिए लेके आने होंगे। इसके साथ साथ मेरी जो ननंद है, सिस्टर इन लॉ हैं, वो भी मुझसे डायमंड सेट की मांग करती हैं कि अगर मैं डायमंड सेट लेके नहीं आई तो वो मुझे इस घर में नहीं रहने देंगी। और जब भी मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पे आते हैं तो वो मेरी सास और मेरे पति को भड़काते हैं मेरे खिलाफ, और मैं उनको रोकूं और कुछ कहूं तो वो मुझे अब्यूज करने लगते हैं। और मेरा जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिक भी है और वो ड्रिंक करने के बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपिटाई करता है। और जब मैं इसके बारे में अपनी सास को बताती हूँ और घर वालों को बताती हूँ तो वो मेरे हस्बैंड की ही साइड लेते हैं। और जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी तो ये मेरी सारी सैलरी हर महीने ले लेते हैं और मुझे पॉकेट मनी भी नहीं देते हैं। और मेरे हस्बैंड का एक वंदना शर्मा के साथ अफेयर भी चल रहा है और वो उसके साथ जयपुर में एक ट्रिप पर भी गए थे। और जब मुझे इस बारे में पता चला, जब मैंने उनको पकड़ा, तो मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की और कहा कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और काफी समय से मेरे हस्बैंड का इस वंदना शर्मा के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके कारण इन्होंने 2019 में एक डिवोर्स की पिटीशन फाइल की। लेकिन उसके बाद हम दोनों के बीच में सुलह हो गई थी और मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो अब वंदना शर्मा से नहीं मिलेगा। लेकिन कोविड के दौरान मेरे हस्बैंड जो है मेरे माइनर चाइल्ड को लेकर चले गए और उन्होंने मुझे घर पे अकेले छोड़ दिया। और इसके साथ साथ मेरा जो वोटर कनेक्शन है और टीवी कनेक्शन है उसको भी कटवा दिया, जिसके बाद मैं मजबूर हो गई ये घर छोड़ने के लिए और मुझे अपने फादर को कॉल करके बुलाना पड़ा। वो मुझे अपने साथ मेरे पेरेंटल हाउस में लेकर चले गए। और हस्बैंड की साइड से ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि मैंने 2019 में अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स की पिटीशन फाइल की थी। 2020 में मेरी मां ने भी अपनी बहू के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस फाइल किया था, जिसका बदला लेने के लिए और मुझे सिर्फ हैरास और टॉर्चर करने के लिए मेरी वाइफ ने मुझ पे और मेरी फैमिली के ऊपर 498A की FIR की है। क्योंकि मेरे और मेरी माँ के केस डालने के ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद मेरी वाइफ ने 498A की FIR की है। तो अगर वो इतनी प्रताड़ित थी, उसके साथ इतना टॉर्चर हुआ था, तो उसने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की? हम 10 साल से इकट्ठे रह रहे थे, आज तक उसने कोई कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमारे केस करने के बाद ही क्यों की? इससे ये साबित होता है कि इसने सिर्फ मुझे टॉर्चर और हैरास करने के लिए और मेरी फैमिली वालों को परेशान करने के लिए ही ये FIR की है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को सुनती है और पूरे केस को डिटेल में एनालाइज करती है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि ये जो FIR है, इसमें जो भी एलिगेशंस लगाई गई हैं वो बहुत ही वेग और बहुत ही जनरल एलिगेशंस लगाई गई हैं। इसमें कोई भी स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं बताया गया और ना ही ये बताया गया है कि उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो कब हुए हैं, किस टाइम हुए हैं, कौन सी तारीख को हुए हैं। इवन पुलिस ने भी कंप्लेंट को पढ़ते हुए बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस FIR से निकाला है। और सबसे मेन चीज ध्यान देने वाली इस केस में ये है कि हस्बैंड की डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के ऑलमोस्ट 2 साल के बाद और मदर इन लॉ के डोमेस्टिक वायलेंस के केस फाइल करने के ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद वाइफ ने ये जो FIR है वो फाइल की है। तो हस्बैंड और मदर इन लॉ के केस करने के इतने टाइम बाद तक वाइफ जो है वो साइलेंट क्यों थी? उसने वेट क्यों किया? और उसने तुरंत उसी टाइम अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ था तो FIR क्यों नहीं करवाई? और उसने FIR करवाने में इतना डिले क्यों किया है? उसका भी कोई भी वैलिड रीजन कोर्ट को नहीं दिया है। इससे ये प्रूव होता है कि वाइफ ने जो FIR कराई है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड और उसके परिवार वालों को हैरास और टॉर्चर करने के लिए ही की है और एक बदला लेने के लिए की है, क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर पहले केस किया था। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करती है और इस FIR को क्वैश करने के ऑर्डर कर देती है। और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन देती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर क्वैश करने के लिए FIR की इसलिए दी गई है ताकि किसी भी बेगुनाह को सजा ना मिले और इसके साथ साथ कोई किसी के ऊपर भी अगर कोई झूठा केस हुआ है तो वो हाई कोर्ट से रिलीफ ले सके। तो इसीलिए हाई कोर्ट की ये जिम्मेवारी बनती है कि उसको केस के फैक्ट्स को और केस को अच्छे तरह से एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जजमेंट जिसमें वाइफ ने पूरे एफर्ट्स करे, वाइफ ने बहुत अच्छे से अपनी कंप्लेंट को ड्राफ्ट भी किया, उसके अंदर 498A के सारे इंग्रेडिएंट्स भी डाले, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो FIR है वो क्वैश हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए